भी शुरुआत करेंगे बजट की बात से, क्योंकि अगले बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने आज सर्कुलर जारी करते हुए सभी मंत्रालयों से आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांग लिया है। बजट की तैयारियों को लेकर पहली बैठक 9 अक्टूबर को तय की गई है। बजट की तैयारियों पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ है हमारे सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि इस बार तो ये एक रेगुलर या फुल बजट नहीं होने वाला है, तो अब इसको लेकर किस तरीके से सरकार की तैयारियां रहेंगी? क्योंकि भले ही ये फुल बजट ना रहे, लेकिन ये चुनाव के पहले का बजट है, उस लिहाज से यह अहम रहेगा। बिल्कुल, बजट पेश होने में अभी वक्त है और ये जो बजट पेश होगा ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसके बावजूद तैयारी बिल्कुल सामान्य बजट की तरह हो रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी मंत्रालयों को सर्कुलर जारी किया गया है और उनसे अलग अलग तरीके से हिसाब किताब मांगे गए हैं एक टाइमलाइन के तहत। मिसाल के तौर पर सभी मंत्रालयों को कहा गया है कि अगले बजट के लिए 5 अक्टूबर तक बजट का एस्टिमेट और उसका स्टेटमेंट आपको तैयार करके वित्त मंत्रालय को भेज देना है और 5 अक्टूबर तक ही आपको 2023-24 यानी चालू कारोबारी साल का जो खर्च का ट्रेंड है वो आपको बताना है, जो आमदनी होनी है उसका ट्रेंड आपको बताना है और आप अपने मंत्रालय का कौन सा हिस्सा वित्त मंत्री के बजट भाषण में सुनना चाहते हैं, इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके आप हमें दे दीजिए। ये वित्त मंत्रालय ने कहा है सभी मंत्रालयों को, और जब ये सारा कुछ 5 अक्टूबर तक आ जाएगा वित्त मंत्रालय के पास अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से, फिर 9 अक्टूबर को बजट की तैयारियों पर पहली बैठक होगी सभी मंत्रालयों की और 1 नवंबर तक रेवेन्यू रिसिप्ट का आंकड़ा सौंपना अलग अलग मंत्रालयों को कि उनके पास कितने पैसे आने हैं और 7 जनवरी तक जीडीपी का अनुमान देना है और फिर 25 जनवरी तक डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट सौंपना है अलग अलग मंत्रालयों के और फिर इन सारे आंकड़ों के आधार पर अगले बजट का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। राइट, तो जैसा आप कह रहे हैं लक्ष्मण की इंटरिम या अंतरिम बजट होना है, तो क्या ऐसे में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है? कितनी संभावना रहती है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, कानून क्या कहता है, तो कानून में कहीं इस बात का प्रावधान नहीं है कि अंतरिम बजट में आप कोई बड़े ऐलान नहीं कर सकते हैं। कानून इस बात की मनाही नहीं करता, इस बात पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जाता है जब अगले कारोबारी साल के लिए सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी उस पर संशय रहता है, तो अगले नई सरकार के इंतजार में थोड़े समय के लिए खर्च की जरूरत को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। लेकिन पिछले कई मौके पर अलग अलग सरकारों ने अंतरिम बजट में भी कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इससे ठीक पहले का बजट आप देखें, 2019 में जो अंतरिम बजट मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट था, उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें साल भर में किसानों को अलग अलग किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाने थे। इस तरह से लेबर के लिए, मजदूरों के लिए श्रम योग मानधन योजना का ऐलान किया गया था। 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका ऐलान किया गया था। उससे पहले आप देखें यूपीए सरकार में 2014 में पी चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था, एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया था, गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। उससे पहले भी अगर जाकर देखें तो उससे पहले भी अलग अलग मोर्चे पर यहाँ पे ऐलान किए गए हैं अंतरिम बजट में। तो इसलिए अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं होंगे ये कहना गलत होगा। अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो अंतरिम बजट है और जैसा लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं, अंतरिम बजट में कोई कानूनी बाधा नहीं है कि कोई ऐलान बड़े नहीं हो सकते। कुछ उन्होंने पिछले ऐलानों का भी जिक्र किया। चुनाव के ठीक पहले का ये बजट होगा तो हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान भी यहां सुनने को दिखाई दे। राइट, चलिए तो इस खबर के बाद अब बात करेंगे G20 की, यानी टाइम इंडिया का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग समिट का हिस्सा बनेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है। बता दें कि ऐसा पहला मौका होगा जब शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। G20 समिट के लिए दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल की खास व्यवस्था होगी। समिट के आसपास कंट्रोल एरिया होगा जिसमें ना तो सिटी बसें चलेंगी और ना ही इंटरस्टेट बसें उसमें प्रवेश कर पाएंगी। G20 के दौरान दिल्ली के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर दीपाली नंदा दे रही हैं खास जानकारी।
राजधानी दिल्ली में G20 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ट्रैफिक पुलिस ने भी G20 के दौरान मूवमेंट स्मूथ रखने के लिए कमर कस ली है। लगातार 2 दिन राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, खास तौर पर वो इलाके जो VVIP रूट्स में शामिल हैं, जिसमें सरदार पटेल मार्ग, 11 मूर्ति मार्ग, भारत मंडपम, जाकिर हुसैन, कर्तव्य पथ, पंचशील और मानसिंह रोड जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। मकसद यही था कि G20 के दौरान जब VVIP मेहमानों का काफिला दिल्ली की सड़कों से निकलेगा तो ट्रैफिक की व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसी मकसद से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। वहीं अगर आम जनता की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। खास तौर पर बताया गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप 8 से 10 सितंबर तक अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि G20 को देखते हुए पहले से ही दिल्ली में स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद रखने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर किसी वजह से घर से निकलना भी पड़ता है तो आप मेट्रो का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेट्रो भी पूरी तरह से पूरी 100% अपनी क्षमता के साथ चलती हुई नहीं दिखाई देगी। खास तौर पर अगर हम बीकाजी कामा प्लेस की बात करें, RK पुरम की बात करें, कंटोनमेंट एरिया की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो चलेगी तो सही, लेकिन एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें, चूंकि वो भारत मंडपम से काफ़ी नज़दीक है, तो उस मेट्रो स्टेशन को इन 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अब अगर आपको इन 3 दिनों में एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है तो तब भी आप एयरपोर्ट मेट्रो या फिर दिल्ली मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर अगर नई दिल्ली इलाके की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, लुटियन दिल्ली या फिर जो सेंट्रल दिल्ली है, वहां पर काफी ज्यादा प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ इलाके हैं जो G20 समिट के दौरान खुले होंगे, जिसमें DND फ्लाईओवर, रिंग रोड, आश्रम, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक और रिंग रोड के साथ साथ धोला कुआं जैसे नाम शामिल है। तो पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमर कसती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। तो ये था दिल्ली का नज़ारा, किस तरह की तैयारियां वहां पर G20 समिट के लिए की गई है। और अब बात करेंगे उस बयान की जिसने इस वक्त राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान ने एक नया विवाद छिड़ दिया है। उदयनिधि ने शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध ही नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें खत्म करना भी चाहते हैं। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म करना हमारा पहला काम। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். इधर देश भर के साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने फौरन माफी मांगने के लिए कहा है। लेकिन उदयनिधि ने अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said.
सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर उदयनिधि स्टालिन घिर से गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष तमिलनाडु भवन पहुंचे, जहां उन्होंने रेजिडेंस कमिश्नर के माध्यम से तमिलनाडु के सीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बीजेपी उदयनिधि के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन दिख रहा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस का रुख साफ करते हुए कहा है कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। कांग्रेस सभी पार्टियों की विचारधारा का सम्मान करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने उदयनिधि के बयान से बिल्कुल किनारा कर लिया है, लेकिन कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आ गए हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इधर उदयनिधि के बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान ने देश के सनातनियों के दिल को चोट पहुंचाई है। भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। तो इस खबर ने राजनीतिक हलके में हलचल मचा रखी। इधर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बहस चल रही है। क्या 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन पाएगा और केंद्र सरकार क्यों कर रही है इसकी वकालत? आज जो आवाज अड्डा में इस पर होने जा रही है बड़ी बहस। शाम 7:57 पर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों है टेंशन। और अब बात आज के बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेजी रही, जिस वजह से बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 65,628 पर गया, तो निफ्टी 94 अंक चढ़कर 19,529 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी और पीएससी शेयरों में रही, तो एफएमसीजी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे चंद्रयान की, जिसने एक बार फिर उड़ान भरी और फिर लैंडिंग की। क्यों हुआ ये सब, ब्रेक के बाद पूरा डिटेल। हर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी के घरेलू उत्पादक सरकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी पीसीबी इंपोर्ट पर 0 ड्यूटी है और भारत पीसीबी इंडस्ट्री चीन के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घड़ी, कैलकुलेटर, लाइट, कार, डिजिटल गैजेट से लेकर एरोस्पेस इंडस्ट्री तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। भारत में कई राज्यों में इसके उत्पादक हैं, लेकिन 0 ड्यूटी के चलते चीन के सामान का मुकाबला अब मुश्किल हो गया है। नतीजा, इंडस्ट्री अब सप्ताह में 3 दिन काम बंद रखने पर मजबूर है। अभी की सिचुएशन बहुत टफ चल रही है। 1 साल से हमारी परिस्थिति ऐसी चल रही है कि करीब प्रोडक्शन हैज डिक्रीज डाउन टू 40 to 60%। अभी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग हर रोज काम करते थे, अभी ऐसा हो रहा है कि 3 दिन छुट्टी रखनी पड़ती है। इतना सारा माल चाइना से डंप हो रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते। प्राइसिंग भी इतना कम है उसमें, और लोकल मैन्युफैक्चरर उसी के तरफ चले जाते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। भारत में पीसीबी का सालाना बाजार $2.8 अरब का है। देश में पीसीबी के 300 से ज्यादा कारखाने हैं, जिनसे करीब 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। 0 ड्यूटी के चलते चीन का माल घरेलू पीसीबी के मुकाबले 20 से 30% सस्ता है। अब इंडस्ट्री बॉडी इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन ने डीजी ट्रेड रेमेडीज में चाइनीज पीसीबी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का केस दर्ज किया है।
एक जिसको हम बोलते हैं कि लेवल इक्वल प्ले एरिया हमको मिलना चाहिए, दैट इज आवर डिमांड। सो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन में ये है कि वी हैव डिमांडेड ऑलरेडी सिंस लॉन्ग बैक फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड आई गेस नेक्स्ट वीक वी आर फेसिंग हियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। सो डिमांड यही है कि एक हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके जैसा मिल रहा है, वैसा अपॉर्चुनिटी इंडियन इंडस्ट्री को मिल जाए बस। भारत में सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है, लेकिन वो चिप्स जिन सर्किट बोर्ड्स पर लगेंगी उसकी इंडस्ट्री मुश्किल में है। अगर भारत की पीसीबी इंडस्ट्री को बचाना है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना लाजमी होगा, और अगर ऐसा होता है तभी जाकर हम मेड इन इंडिया के सपने को साकार कर पाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। साइबर फ्रॉड अब फर्जी ट्रैफिक चालान भेज रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर, जिस पर क्लिक करने से आप फंस सकते हैं। तो कैसे बचें ऐसे जाल से, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, जहां नए नए हथकंडे जो कि इन दिनों साइबर फ्रॉड में अपनाए जा रहे हैं उन सबसे आपको करेंगे सावधान। और बात चंद्रयान की। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उछल कूद के बाद अब चांद की गोद में सो गया है। इसरो ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर कर ये जानकारी दी है। इसरो ने बताया कि सोलर पावर और बैटरी खत्म हो जाने के कारण विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। सुबह 8 बजे विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर की बगल में स्लीप मोड में डाल दिया गया। पेलोड भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि लैंडर रिसीवर अभी ऑन है। अब 22 सितंबर को उसके जागने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने विक्रम लैंडर की चांद पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें लैंडर को 40 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक उठाया गया और 40 सेंटीमीटर की दूरी उसने तय की और दोबारा उसको लैंड किया गया। यानी एक लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग, इसे हॉपिंग टेस्ट कहा गया है। और इसके बाद इसरो ने उम्मीद व्यक्त की है कि आगे जब वो मानव वाला विमान भेजेंगे चांद पर, तो उस समय के लिए एक अच्छा साइन इस वक्त उन्हें मिला है। ये वो तस्वीरें आप देखिए। इधर सूर्य मिशन पर निकला आदित्य L1 सूर्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। कल यानी कि 5 सितंबर को रात 3 बजे आदित्य अपना दूसरा ऑर्बिट बदलेगा। ये 14 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इस दौरान उसे 4 बार ऑर्बिट बदलने होंगे। इसके बाद वो 109 दिन की यात्रा पर निकल जाएगा। इसरो के मुताबिक जब आदित्य अपने तय स्थान यानी L1 तक पहुंच जाएगा तो रोजाना 440 तस्वीरें भेजेगा। बता दें कि 2 सितंबर को लॉन्च हुआ आदित्य L1 अगले 4 महीनों में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर अंतरिक्ष में पहुंचेगा और L1 पॉइंट से सूर्य की स्टडी करेगा। गणेश उत्सव आने वाला है और मुंबई में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुंबई अपने गणेश उत्सव के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहां पर बनने वाली गणेश मूर्तियां भी दुनिया भर में जानी जाती हैं और डिमांड भी उनकी रहती है। आइए आज आपको मुंबई के एक सबसे बड़े वर्कशॉप में लेकर चलते हैं जहां गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। यह है मुंबई का परेल वर्कशॉप। यहाँ कारीगर भगवान गणेश की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। मुंबई में आपको ऐसे कई वर्कशॉप मिल जाएंगे, लेकिन ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ देश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण होता है। तो परेल के इस वर्कशॉप में बड़ी बड़ी मूर्तियों पर काम जारी है और इनकी सजावट हो रही है और कुछ दिन बाद ये मूर्तियां मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही कुछ मूर्तियां भारत से बाहर भी जाती हैं और भारत के अनेक राज्यों में भी इन मूर्तियों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। यहाँ पर विदेशों से भी मूर्तियों के ऑर्डर आते हैं और ये कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों तक पहुँचती हैं। यहाँ की मूर्तियाँ साइज़ में और हाइट में 23 फीट, 21 फीट, 12 फीट, 15 फीट अलग अलग साइजेस है, डिफरेंस में होती है और ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र से लेके अपना इंडिया में तो जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है। परेल वर्कशॉप में मूर्ति बनाने का काम गणेश उत्सव से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पीओपी, चीनी मिट्टी, फाइबर और पेंट के साथ साथ काथे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल भी देश के अलग अलग राज्यों से आता है। सबसे पहले तो लगता है क्ले वर्क लगता है। क्ले वर्क होता है मतलब चीनी माती बोलते हैं उसको। देन आफ्टर उसके बाद फाइबर का साँचा बनता है उसका, फाइबर, पीओपी एंड पेंट, ये सब मटेरियल इसमें लगता है। मूर्ति के लिए ज़रूरी होता है पीओपी एंड काथा। काथा केरला से आता है, पीओपी गुजरात से आती है, राजस्थान से।
एक मूर्ति को बनाने में करीब 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। जहां तक बात कीमत की है तो ये मूर्ति के साइज पर डिपेंड करती है और 2 लाख से शुरू होकर ये 5 लाख रुपए तक जाती है। कोविड में इन कलाकारों का काम ठप सा पड़ गया था, लेकिन पिछले साल गणेश उत्सव दोबारा शुरू होने के बाद इस साल करीब 800 मूर्तियों के ऑर्डर यहाँ आए हैं। तो इस साल गणेश उत्सव में आप जिस पंडाल में दर्शन करने जाएं, हो सकता है कि वहां पर मुंबई के परेल वर्कशॉप के गणेश ही आपको विराजित मिले। ललित कुमार, मुंबई। चलिए, तो गणेश उत्सव से जुड़ी और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक लेकर आते रहेंगे और त्योहारों की बात भी यहाँ होती रहेगी। लेकिन फिलहाल आवाज समाचार के इस एडिशन में आपसे लेंगे इजाजत और एक बार फिर से शुक्रिया डिजिटल पर हमें नंबर 1 बनाने के लिए। नमस्कार।